तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग फिट होंगे, हेल्दी होंगे। आज फिजिक्स की बात में कुछ बात करते हैं। तो किसकी बात करेंगे? वही ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हमने कहा था क्या पढ़ाएंगे? न्यूमेरिकल। क्या पढ़ाना है? न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी है, उस टॉपिक पर भी डिस्कस कर लेंगे और 2-3 उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो मुझे विश्वास है आप लोग जो हमने टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक पर आप फोकस करेंगे और आपको समझ में आएगा, मुझे जैसा विश्वास है। फिजिक्स की बात में टॉपिक क्या? ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर हो जाएगा। अब ये ग्रेविटेशन में टॉपिक जो है, टॉपिक कौन सा है? केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी। जैसा आपको पता है कि प्लेनेट के मोशन के बारे में सबसे पहले इंडियन कौन किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट के बाद कुछ प्रयास किया किसने? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस के बाद केपलर के लॉ भी स्टोरी है, आप पढ़े हुए होंगे कहीं पर। लेकिन आज हम केपलर्स इसलिए पॉपुलर हो गया कि एक्चुअली ये केपलर्स जो कॉपरनिकस का एक थ्योरी है, लेकिन इन्होंने थ्योरेटिकल के साथ कुछ मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया। तो फर्स्ट लॉ इसमें है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? एक पाथ होता है। ऑर्बिट मींस पाथ। देखो ऑर्बिट, जब हम ऑर्बिट की बात करते हैं तो पाथ क्या है? देखो कि ऑल द प्लैनेट जो रिवॉल्व होता है सन के चारों तरफ, वो एलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है। और क्या स्टेटमेंट है? पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? देखो, एवरी प्लैनेट revolve around the sun, revolve around the sun in elliptical path। कैसा पाथ है? elliptical path। एंड सन जो है उसमें सन इज सिचुएटेड एट इट्स फोकाई। अब फोकाई की बात क्या है? जैसे बता रहे थे, इट इज नॉट ए सर्कुलर पाथ। एक ऐसा पाथ है एलिप्टिकल पाथ, और एक्लिप्स में 2 फोकस होता है। तो सन इट इज नॉट ए फिक्स किस फोकस, तो एक फोकस पर। तो मान लिया कि यहां सन है और इसके चारों तरफ प्लैनेट क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट लॉ कि about the path it is given, so that is called the which law of orbit। second law है law of area। second law of area, और एरियल लॉ भी कहते हैं, that is related with the area। अब क्या कहता है कि जैसे कि जो यस एलिप्टिकल पाथ ही देयर, सन इज सिचुएटेड हेयर। तो इसमें क्या कह रहा है? देखो इधर, इसमें क्या कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग सन टू द, जैसे सपोज दैट एट दिस पॉइंट पर कोई एक पहले प्लेनेट है और यहां से यहां तक डेल्टा टी टाइम में दिस प्लैनेट रीचेज एट हेयर विद वेलोसिटी v। किस वेलोसिटी से? v। मान लिया v1 यहां की वेलोसिटी है। कहता है कि अगर कोई प्लैनेट अब C से कहां जा रहा है? D पर जा रहा है। C से D पर, तो यहां का जो एरिया होगा
ये दोनों एरिया टाइम वही डेल्टा टी टाइम में, मान ली यहाँ की वेलोसिटी कितना हो गया v2, यहाँ की वेलोसिटी क्या हो गया v2। तो क्या कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट, लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट, सन से प्लेनेट के बीच में लाइन ज्वाइनिंग जो है स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल टाइम में कि दोनों जगह पर, यहां से यहां अगर प्लैनेट गया तो जो एरिया ट्रेस करेगा वही एरिया ये वाला भी होगा, दोनों एरिया क्या होगा इक्वल होगा। दैट इज एरिया ऑफ ए एस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस डी, दोनों इक्वल होगा। सी एस डी दोनों एरिया क्या होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है। अब सोचो थोड़ा कि ये वाला एरिया, इसका मतलब सन से प्लैनेट का बीच का डिस्टेंस, ये जो प्लैनेट है सन से प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस जो है ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट ए बी जो होगा वो लेस देन होगा सी डी, आर्क कह सकते हो, होगा ना। अब कहता दोनों जब टाइम सेम है तो डेल्टा टी से अगर डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा टी तो आपको पता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। कहने का मतलब कि v1 वहां पर जो हमने v1 लिया था दैट इज इक्वल टू v2। इसका मतलब है कि व्हेन प्लैनेट इज फार अवे फ्रॉम द सन, उस समय स्पीड कम होता है, और जब वही प्लैनेट सन के पास आ जाता है तो स्पीड ज्यादा हो जाता है। आप समझ सकते हो। एक्चुअली एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ तो नहीं है, फिर भी जब सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव करती है तो वहां पर कौन सा फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। सन और प्लैनेट के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को दोनों को क्या करता है, बैलेंस करता है। अच्छा, अब है कि इक्वल एरिया, तो इक्वल एरिया इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ भी करना पड़ेगा। तब उसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे इक्वल एरिया कांस्टेंट होता है भाई। तब देखो, तो जैसा हमने कहा, ध्यान देना कि इसी में यह एक एलिप्टिकल पाथ है, यहां सन है, ये सन हो गया। अब तो क्या करते हैं, यहां से और यहां का डिस्टेंस हमने कहा ये और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ की वेलोसिटी को हमने v1 ले लिया, यहाँ की वेलोसिटी को मतलब v वेलोसिटी से चल रहा है, राइट। ये r है, यहां पर की वेलोसिटी क्या चीज है, v है। क्लियर। अब तो हम लोग एरिया, इसको ट्रायंगल, सपोज दैट अप्रोक्सीमेटली के ट्रायंगल ले लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है पर अप्रोक्सीमेटली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको हाफ कर दिए, अब बेस क्या हो गया, मान लिया कि ये ए पॉइंट है, तो एस ए इंटू ए बी, तो हाफ इंटू एस ए को आर हमने ले लिया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर, और ए बी जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लिख देते हैं वी डेल्टा टी। क्या लिख देते हैं, वी डेल्टा टी, क्योंकि डिस्टेंस जो है ए बी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अब इसको हम ले आते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, तो क्या हो गया, हाफ इंटू आर क्रॉस वी। अब मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, पता है ना आपको, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी देयर। तो यहां से v की वैल्यू अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, P बाई m, तो हाफ इंटू आर क्रॉस P बाई क्या लिख देते हैं
m, तो देन यू कैन राइट 1/2m r क्रॉस p। बताओ r क्रॉस p क्या होता है? r क्रॉस p दैट इज एंगुलर मोमेंटम, तो 1/2m दैट इज एंगुलर मोमेंटम। और आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है? एज L क्या होता है? कांस्टेंट। तो L कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है कि डेल्टा A बाई डेल्टा T क्या हो गया आपको? कांस्टेंट हो गया। मतलब कि टाइम के साथ जो एरिया ट्रेस होगा, टाइम मतलब एरिया ट्रेस बाय द प्लैनेट, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। क्लियर? तो सेकेंड लॉ से ये भी क्लियर हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली कहते हैं एरिया क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। नाउ अब देखते हैं कौन सा? थर्ड लॉ। कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। तो अब आ जाते हैं किस पर? थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कौन सा लॉ? आ जाते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। क्या कहते हैं? नहीं, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या है? लॉ ऑफ पीरियड है सपोज दैट यह एक एलिप्स है, ठीक है ना। अच्छा, इसको समझना होगा, इसको इस तरह से पहले समझो आप कि एलिप्स में जो दो एक्सेस होता है, जैसे सपोज दैट हमने बनाया कि दिस इज द एलिप्स इज देयर, ये जो है ये एलिप्स है, तो दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सेस। दिस वन इज कॉल्ड व्हाट इज दैट? मेजर एक्सेस। क्या है ये? मेजर एक्सेस। और ये हो गया आपका व्हाट इज दैट? माइनर एक्सेस। इसको हम लोग लेते हैं सेमी मेजर एक्सेस आर। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? द स्क्वायर ऑफ, समझना इसका, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज directly proportional to cube of semi major axis। कहने का टाइम पीरियड को t लेते हैं तो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, दिस इज अ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, राइट। अब तो यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? इसी को कहते हैं कांस्टेंट लगाकर टी स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट दे दिए दैट इज आर क्यूब, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया? के। अब के की वैल्यू कैसे निकाले? ये के जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाले? देखो कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं कहां से? देखो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ के, जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। देखो अल्टीमेटली मान लो इवन कि ये प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है, कहां रिवॉल्व कर रहा है? एलिप्टिकल पाथ पर। अभी अबाउट मान लेते हैं इसको, सपोज कर लो कि सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ पर जैसा भी बता रहे थे कि सन और प्लैनेट के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो मान लिया कि सन जो यहां पर सन जो है एग्जैक्ट तो नहीं है, सन का मास m ले लिए, और प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है उसका मास हमने स्मॉल m ले लिया। तब क्या हो जाएगा कि g कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वहां पर। क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि v स्क्वायर जो हो गया g m बाई आर।
अब इसको हमें कन्वर्ट करना है क्या चीज में, टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना है। क्या चीज में कन्वर्ट करना है, टाइम पीरियड। तो इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सरकमफ्रेंस ले लेते हैं, तो सरकमफ्रेंस आर रेडियस है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर, सो दैट जी एम बाई आर इज। तो यहां से अब निकालो तो क्या हो जाएगा, देखना कि 4 पाई आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर। अब यहां देखो, जो टी स्क्वायर है, टाइम पीरियड के रिलेशन तो निकालना हमें, तो इधर आ जाएगा आर क्यू, तो क्या हो गया, जी एम बाई जी एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यू। हमें तो टी और इसके साथ रिलेशन निकालना है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा कि टी स्क्वायर जो हो गया आपका, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर जो हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, उस तरफ कितना है, 4 पाई अपॉन जी एम स्क्वायर आर क्यू, यही है ना। देखो टी स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई बाई जी एम हो जाएगा 4 पाई बाई 4 पाई स्क्वायर इधर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 2 जा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई क्या जी एम, तो यही है क्या चीज, 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम। और इस टर्म को ही कहते हैं हम लोग के, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर के आर क्यू, तो ये के क्या हो गया आपका, के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम। ठीक है, तो ये टॉपिक बचा हुआ था, इसमें इस टॉपिक को हमने कंसिडर कर लिया। अब क्या बताए थे कि न्यूमेरिकल, तो कुछ न्यूमेरिकल इससे देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू होल्ड all given mass at corner of या vertices of corner of square। क्या कह रहा है, जैसे देखो यह एक स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर इज देयर, यह एक स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर के वर्टिसेस पर m मास की एक बॉडी है। अब इसको सबको, क्योंकि पहले सभी कहां पर था, इन्फिनिटी पर, तो इसको सबको कहता है कि इसके कॉर्नर पर, अदरवाइज क्या ये और ये, क्योंकि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ये भी चाहेगा कि इसको अट्रैक्ट कर ले, ये भी चाहेगा इसको अट्रैक्ट कर, लेकिन सबको होल्ड करना है कहां पर, एट द कॉर्नर पर ही होल्ड करना। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन जो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा -G m1 m2 बाई r, दिस इज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका मतलब सबके दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। वर्क डन करने का मतलब क्या, वर्क डन ही तो है, हम लोग पढ़े हैं पीछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब टोटल जो एनर्जी हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं, मान लिया ए बी सी और ये डी है, तो यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी डी प्लस यू ए डी और प्लस डायगोनली, तो ये हो जाएगा यू एस सी प्लस यू बी डी। ठीक है ना। अब देखो सबका स्क्वायर है, तो मान लिया सबका डिस्टेंस कितना है, ए है, जो साइड है, साइड कितना है, ए है, तो इसका मतलब ये चार
सेम डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 4 इंटू यू ए बी ले लेते हैं, चाहे कोई भी, अब प्लस उसको कर देते हैं ट्वाइस यू ए सी ले लो, तो ए सी ले लो चाहे बी डी है, तो इक्वल ही ये और ये दोनों इक्वल है, डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा ना, तो डायगोनल की जरूरत पड़ेगा आपको। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में 4 और इसका क्या हो जाएगा -g m1 इंटू m2, तो दैट इज द m² बाई a प्लस 2 और यहां क्या होगा -g m² बाई √2a हो जाएगा, क्योंकि यहां पर का डिस्टेंस कितना हो जाए, दोनों तो वही होगा ना, जितना AB हो, जितना AC होगा उतना ही आपको BD होगा, दैट इज √2a, दैट इज √2a। अब देखो, अब इसमें कॉमन आप क्या ले सकते हो बताओ, -2 gm² बाई a क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो जब कॉमन माइनस में ले लिया तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, तो यहां रह गया 2 gm², 2 ही रह गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस आपने कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, तब प्लस हो जाए तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या रह जाएगा, 2 तो ले ही लिया, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी आल्सो, इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि जिससे कि फॉर ऑल द बॉडी क्या हो, अपने कहां पर हो, कॉर्नर पर ही हो, क्लियर। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता अगेन दिस इज द स्क्वायर इज देयर, क्या है आपका, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो यहां पर सभी वर्टिसेस पर m मास की बॉडी है। अब यहां पर एक सेंटर पर स्मॉल मास की एक बॉडी रखा हुआ, अब यहां पर कहता है कि डिस्टेंस भी सेम है, तब कहता है यहां पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पर नेट फोर्स क्या होगा। तो देखो फोर्स निकालने के लिए, फोर्स का तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, G m1 m2 बाई r², यही पढ़ा है ना। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ द डायगोनल। तो डायगोनल जो होता है, इसका डायगोनल जो है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है क्या चाहिए, √2a। तो इसका ईच जो डिस्टेंस जो होगा x मान ले, चाहे कुछ भी मान लो, जो डिस्टेंस जो है वो तो बराबर ही हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस सब क्या होगा, बराबर ही होगा। मान लिया कि ये आपका O है, तो या तो आप लिखो यहां से जो हम लोग कह रहे हैं इसका डिस्टेंस लेकर के चलते हैं, इसका डिस्टेंस कि ये मान लो A है, B है, C है, D है, तो OA ले लो, चाहे OB ले लो, चाहे OC ले लो, चाहे OD ले लो, डायगोनल का हाफ हो जाएगा ना, √2a का हाफ हो जाएगा। इवन अब देखो कि जब इससे फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, इसका डायरेक्शन इधर हो जाए, इसको F1 ले लेते हैं, इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका F2 ले लेते हैं, ये जो फोर्स लगा रहा है, और F1 और F2 एक दूसरे का क्या है, इक्वल है, इक्वल और अपोजिट भी है एक दूसरे का डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो गया। इसका मतलब ये जो दोनों नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से सिमिलरली कि अगर इसके कारण इधर फोर्स लग रहा है F3 और इसके कारण ये अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स F4, तो F3 अगेन F3 जो है और दैट इज F4 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगेन F3 इक्वल प्लस F3 प्लस
F4 अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा सभी, रूट टू बता ही दिए, G m1 m2 बाई r, तो r तो ले लेंगे, ये डायगोनल ले लेंगे का हाफ, तो डायगोनल का हाफ का वैल्यू तो मैग्नीट्यूड सबके लिए बराबर है, तो नेट फोर्स, इसका मतलब एक स्क्वायर के सेंटर पर अगर कोई बॉडी रखते हैं और हर एक वर्टिसेस के ऊपर इक्वल मास हो तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स। और नहीं तो अब फिर जब निकालना है तो फोर्स अगर डिफरेंट मास हो, तो जैसा हमने कहा कि एक दूसरे का क्या है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के माइनस करना, माइनस कर फिर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स एक जो है वो क्या है, वेक्टर फोर्स, क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज। देखो एनसीईआरटी में इसके अलावा और भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी अगर आप देखते हैं तो एनसीईआरटी में भी और भी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, तो मेरे जो है जाकर के बॉक्स में जाकर के अपना सब्सक्राइब जो भी करना सब्सक्राइब करो, जिससे जो आपको मैं अगर वीडियो यहां से रिलीज करूं तो आपके सब्सक्रिप्शन में अगर आप आ जाते हैं तो आपको इंडिकेट हो जाएगा। तो इसलिए जितना से ज्यादा है, अगर आप इंपॉर्टेंट अगर आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं तो नेचुरली हमारे लिए बेटर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक थैंक यू।